है ना, प्रोजेक्टर है। उसी में कल से चेक कर लेंगे, अरेंज कल से अरेंज करेंगे उसी में। आप सभी को क्या करना है, देखिए व्यू के जस्ट नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाली एडिट के जस्ट नीचे वाली आइकन दिख रही होगी। इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो मैंने फाइल भेजा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन ओपन। फिर से बोल रहा हूँ, एक बार स्लोली स्पीड में ध्यान से देखें। स्कीमा पैनल यहाँ पे दिख रहा है हम सभी को। इसमें जाएं, एडिट के जस्ट नीचे एक आइकन बना हुआ है, आप देखें ओपन बुक जैसा सिंबल है इसमें, ये वाला। इसमें जस्ट सिंपल सिंगल क्लिक करें, मतलब वन क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट डेटाबेस। अरे कल ही लुक रहा है, ऐसा लग रहा है। क्रिएट डेटाबेस को सेलेक्ट कर ले, क्लिक ऑन ओपन। जैसे ही क्लिक सेलेक्ट करेंगे बेटा, आप देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रिप्टिंग फाइल इस तरह से ओपन हो गई है। देख रहे हैं ना, ये स्क्रिप्टिंग फाइल है, ये सीक्वल की क्यूरी ही है। हम आगे जाके इस क्यूरी को खुद से भी क्रिएट करना देखेंगे, खुद से भी राइट करेंगे। फिलहाल के लिए हम ऑलरेडी क्रिएटेड डेटाबेस पे काम कर रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, आपको हाईलाइटेड होकर दिख रहा होगा, ये सभी में है ना। तो इस पे आप क्लिक कर दे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, ये ऐसे तो ये रन करना शुरू कर देंगे, ये सारे ऐसे रन करेंगे बेटा। और यहाँ से आप अपनी विंडो को ठीक कर सकते हो। देखो ये तीन ऐसे आ रहा होगा किसी में, यदि ऐसा तो इस पे देखो ये थ्री डॉट जो दिख रहे हैं ना, नेविगेशन है आपके आपके लैपटॉप के नेविगेशन है, ये वाला ये जो दिख रहा है आपको डेस्कटॉप को ठीक करने के लिए है। तो लेट से आपको ऐसा कुछ आ रहा है तो इस पे क्लिक करो, ये सेट कर जाएगा यहाँ पे। इसको ये नीचे की ओर हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो जैसा आपको चाहिए जनरली ऐसा ये फॉलो करेंगे। तो देखो मेरे में भी यहाँ रन करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट काम क्या है, यहाँ पे देखिए रिफ्रेश का आइकन दिख रहा है स्क्रीन में। उसको बेटा दो तीन बार डबल क्लिक करो, दो तीन बार किया आपने तो आप देखोगे कि दो जैसे डबल क्लिक करोगे ये सारे आप में क्रिएट हो जाएंगे। क्या हम सभी में क्रिएट हो गए, आप बताएं सब लोग। डन, सभी क्रिएट हो गया यहाँ पे। ये वन बाई वन, वन वन के वन देखो में आया। तो देखो बेटा, आप ये सारे डेटाबेस आपके सिस्टम में बन गए। इस डेटाबेस पर सारी चीजें आपको अवेलेबल मिलेंगी, है ना। तो ये अब क्या करना है, नेक्स्ट काम। यदि देखो आप डेटाबेस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है टेबल फेचिंग का, दिख रहा है ना सब में। आप में भी ऐसा आ रहा होगा, तो आप वरी ना हो। आप क्या करें, ये वाली जो आइकन दिख रही है एक बार इसे क्लोज कर दें, जस्ट क्लोज कर दें। क्लोज कर दिया हमने, अगेन ओपन कर ले एक बार फिर से, अपने पासवर्ड डाल के इसको ओपन कर लें। अब आप देखेंगे कि जैसे मेरे में डिस्प्ले दिख रही, और ये वाली फाइल भी उसको क्लोज कर दें, यहाँ से कट कर दें। इसकी अब अगेन जरूरत नहीं है मुझे कभी, अब इसको ऐसे क्लोज कर दें। इसकी अब फिर से कभी रन नहीं कराने की जरूरत है, ठीक है। एक बार रन करा दिया, अब दोबारा कभी मत करा। अब यहाँ पे नोटिस करिए ये ऑप्शन आ रहा है फाइल के जस्ट नीचे, फाइल का आइकन है, इसके जस्ट नीचे एक आइकन दिख रहा होगा। इस पे क्लिक करें, जैसे ही क्लिक करेंगे ये वर्क स्पेस एरिया ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम सिक्वल की क्यूरी राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो बेटा, हमारे पास हाउ मेनी डेटाबेस वी हैव, कितने डेटाबेसेस हैं आप बताएं। देखो एक तो हमारा सिक्वल एचआर करके डेटाबेस है, दूसरा इन्वेंट्री और एसवाईएस, ये जो नहीं होगा। तो ये चार डेटाबेसेस हैं जो आपके सामने दिख रहे होंगे, है ना। कोई नहीं, मैं क्यूरी जो राइट करूंगा ना वो जूम करके दिखेगा आपको। अभी फिलहाल के लिए ये देखिए इस तरह से, है ना। अब नोटिस करें हर एक डेटाबेस के अंदर बेटा आपको चार पैनल मिलेगा, टेबल, व्यूज, स्टोर, प्रोसीजर और फंक्शन। जितने भी डेटाबेस आप क्लिक करके चेक करो क्या आप में भी ये दिख रहा है ना सभी में। देखो आप सब लोग देखो, हर डेटाबेस के अंदर बेटा आपको देखोगे चार पैनल मिलेंगे। टेबल क्या होता है, व्हाट इज द टेबल, सबसे पहले एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। टेबल टेबल क्या होता है, टेबल इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, यही ना। हम व्यू, व्हाट इज द व्यूज हम पढ़ेंगे आगे। व्यूज क्या होता है, मिरर इमेज ऑफ डेटाबेस। एक डेटाबेस का मिरर इमेज जो है दैट इज कॉल्ड व्यूज। मतलब कि क्या, हम आगे जाके पढ़ेंगे जो काम हम डेटाबेस से करते हैं सेम काम को हम व्यू से भी कर सकते हैं। यदि किसी डेटाबेस का व्यू हमारे पास है तो इनडायरेक्टली उस डेटाबेस के सारे एक्सेस हमारे पास है ना। तो हम आगे पढ़ेंगे व्यू खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। और स्टोर प्रोसीजर, नाम से पता चल रहा है प्रोसीजर को स्टोर करके एक जगह पे रखा गया है। मतलब कलेक्शन ऑफ वर्क को एक सिंगल सिंगल प्रोसीजर के अंदर स्टोर कर दिया गया है कि जब भी उस प्रोसीजर को कॉल करें तो मल्टीपल एक्शन हमारा परफॉर्म हो, हम खुद से बनाएंगे स्टोर प्रोसीजर। और फंक्शन कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को एक जगह पे रखा गया, दैट बिकम अ फंक्शन। हम खुद का भी बनाएंगे और पढ़ेंगे। समझ में आ रहा होगा। तो एक डेटाबेस के अंदर कितनी चीजें मिलेंगी आपको, में से चार। क्या क्या बेटा, टेबल, व्यूज, स्टोर, प्रोसीजर और फंक्शन। क्या हम सभी लोग यहाँ तक एग्री हैं सभी लोग, ये चार मिलेंगे। अब बेटा देखो यहाँ पे इस टेबल में यदि जाओ आप, ये सारे हमारे टेबल्स हैं, करके देखो आप चेक, क्या आपको भी दिख रहे हैं सभी को, करके चेक करो आप सभी लोग। शो कर रहे हैं ना सभी को, सभी लोग। आप क्यों क्या नहीं दिखा,
सर्वर नहीं चल रहा होगा, सर्वर नहीं चल रहा होगा बेटा, तो अभी यहाँ पे नोट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा, देखो नो कनेक्शन, जिनमें यहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि इंस्टॉल दोबारा करना पड़ेगा, आपका सर्वर इंस्टॉल नहीं होगा। तो आपको जो सेटअप फाइल थी उसको दोबारा रन करा, जो डाउनलोड किए थे ना माई सीक्वल डाउनलोड, जो उसको उसको दोबारा run करो। उसको रीस्टार्ट कर लो, फाइल को क्लोज करके रीओपन कर लें। और जिनको भी दिक्कत हो रही हो वन बाई वन करके हम क्लास के एंड में प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इस पे फोकस करें आप, फिर हम क्लास के एंड में वन बाई वन सभी बच्चों का इंस्टॉलेशन चेक कर लेंगे, ठीक है। अब नोटिस करो बेटा ध्यान से, इस टेबल पे यदि आप ऐसे होवर होवर करो अपने कर्सर से, तो यहाँ पे एक टेबल का आइकन दिख रहा होगा, देखो आप सभी लोग दिख रहा है ना, यहाँ पे टेबल का एक आइकन। इस टेबल पे यदि आप क्लिक करो इस आइकन पे, देखो आप इस टेबल के अंदर की पूरी की पूरी डेटा आपको व्यू हो रही है। तो इस कस्टमर टेबल के अंदर कितने कॉलम बताओ, एक दो, मतलब ओवरऑल ये सारे क्या है हमारे कॉलम्स। इस कॉलम को हम टेक्निकली क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट्स, इसको हम क्या कहेंगे, इसको एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स भी कहेंगे। आगे जाके इनका नाम सभी लोग बोले करेंगे फील्ड्स। और ये सब जो है हमारे जो रो नंबर, हाउ मेनी रो वी हैव, 10, इनको हम टेक्निकली क्या कहेंगे, रिकॉर्ड, इनको क्या कहेंगे, रिकॉर्ड। तो यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द टेबल, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स एंड रिकॉर्ड। समझ में आया, फील्ड्स मतलब कॉलम होते हैं और रिकॉर्ड्स मतलब रो होते हैं, समझ में आया। तो ये देखो बेटा, एक तो आप देखो, जैसे लेट्स से आप किसी प्रोडक्ट टेबल की डेटा देखनी है, तो यहाँ पे राइट क्लिक, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है राइट साइड में, राइट मोस्ट साइड में, इस पे क्लिक करो, देखो ये प्रोडक्ट टेबल आ रहा है, क्या आप भी देख पा रहे हो, ऐसे सब लोग देखो कर लेना है, इसकी जरूरत है नहीं। अब एक चीज देखो, यदि आप किसी टेबल पे ऐसे क्लिक करके जब व्यू कर रहे हो, तो उस टेबल के सारे डेटा हमारे सामने आ रही है ना। बट लेट से हमें इसमें से कस्टमाइज रिजल्ट चाहिए होता है, लेट से बेटा मैं चाहता हूँ कि मुझे कस्टमर आईडी शो हो, देन कस्टमर का बर्थ डेट शो हो, देन उसका सिटी शो हो, देन पॉइंट शो, ओनली 4 कॉलम चाहिए, ओनली भी है। तो आप क्या कर रहे हो, अब आपको कस्टमाइज क्यूरी लिखनी, कस्टमाइज रिजल्ट जनरेट करनी है ना। तो कस्टमाइज रिजल्ट जनरेट करने के लिए हमें क्या हमें नीड होगा, खुद की क्यूरी लिखनी पड़ेगी। वी नीड टू राइट डीक्यूएल, हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्यूरी, जिसे दैट इज कॉल्ड डीक्यूएल, डेटा क्यूरी लैंग्वेज। समझ में आया। तो डीक्यूएल की क्यूरी कहाँ लिखोगे बेटा, देखो ये एडिट के जस्ट नीचे, देखो ये फाइल के जस्ट नीचे जो ऑप्शन आ रहा है ना, इसको ये वाली, इस पे क्लिक करोगे, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे इस तरह से आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप क्यूरी राइट कर सकते हो। क्या हम सभी लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, क्या स्पीड ठीक है, और सुरेंद्र जी, तो आप ध्यान से देखें सब लोग, ये हमारे डेटा, देखो बेटा एक चीज समझना, जैसे आप किसी भी टेबल को एक्सेस करना है ना, तो पहले उसके डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कस्टमर टेबल है, सॉरी, ये कस्टमर टेबल किस डेटाबेस के अंदर है बताया, सिक्वेल स्टोर। एक चीज देखो सब लोग और बताना मुझे, यदि मैं आपसे कहूं कि इनवॉइस टेबल, इनवॉइस टेबल किस डेटाबेस के अंदर है बेटा, सब लोग बताओ। सिक्वेल इनवॉइस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आप समझ पा रही हो, आप बेटा समझ पा रही हो ना सब लोग पीछे। यदि आपसे ये पूछा जाए कि ये जो टेबल है प्रोडक्ट टेबल, इसकी डेटाबेस के अंदर है, बताएं सब लोग। तो इसका डेटाबेस कौन है बेटा, सीक्वल इन्वेंटरी। समझ में आ रहा है ना हायरार्की। तो देखो किसी भी टेबल पे काम करने के लिए सबसे पहले उसके डेटाबेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो लेट से कि हमें कस्टमर टेबल पे काम करना है, इसमें से किसी भी टेबल पे काम करना है, तो पहले इसके डेटाबेस क्या है, सीक्वल स्टोरेज को सेलेक्ट करना होगा। जब तक सेलेक्ट नहीं करोगे ना, तो उसके टेबल की डेटा आएगी ही नहीं, एक्सेस नहीं होने देगा। तो सबसे पहले उसके डेटाबेस को हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो डेटाबेस को सेलेक्ट करने के लिए बेटा आप यूज करते हो यूज कमांड, क्या यूज करते हैं हम, यूज। दो तरीका है, एक तो तरीका है कि डबल क्लिक कर दो, देखो डबल क्लिक जैसे ही करोगे ना इस पे, देखो ये हाईलाइटेड हो गया। यदि किसी भी डेटाबेस का नेम हाईलाइटेड है, मतलब वो डेटाबेस आपका क्या है, सिलेक्टेड है। तो एक तो तरीका ये है कि डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लो, बट ये जो डबल क्लिक करने वाला तरीका है बेटा, आप सिर्फ आपको वर्क बेंच में अवेलेबल है, और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए ज्यादा पॉसिबल, जितना हो सके पॉसिबिलिटी ये रखना चाहिए कि हमें क्यूरी से सब काम हो, क्योंकि क्यूरी हर जगह लिखने की आपको एफिशिएंट मिलेगी, बट आपको ये डबल क्लिक वाला काम हर जगह नहीं काम आएगा। तो डेटाबेस को सिलेक्ट करने का जो कमांड है बेटा, यूज, डेटाबेस का नाम यूज, ये कीवर्ड है, हमेशा यूज ही लिखना होगा। यूज के बाद आप क्या लिखेंगे, डेटाबेस का नेम। तो जिस डेटाबेस को सेलेक्ट करना है उस डेटाबेस का नेम। तो लेट से हमें इस डेटाबेस, जैसे कस्टमर टेबल पे काम करना है, तो कस्टमर टेबल की डेटाबेस क्या है, सीक्वल स्टोर। यूज के बाद डेटाबेस का नेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, एसक्यूएल स्टोर, ये डेटाबेस का नेम था। अब इसको कंट्रोल इंटर से रन कराया जाता है, देखो ये इससे भी क्लिक करके रन कर सकते हो, या फिर आप
कंट्रोल एंड इंटर कीवर्ड को यूज करो। देखो ये डेटाबेस सेलेक्ट हो चुका है ना, मैं कैसे कर रहा हूँ कि सिलेक्ट हो चुका है क्योंकि ये डेटाबेस हाईलाइटेड है। अब लेट से आपको सिक्वल इनवॉइसिंग लेट से आपको सेलेक्ट करना होता है, तो क्या लिखते हैं, डेटाबेस का नेम यूज सिक्वल इनवॉइसिंग। अच्छा, हमेशा डेटाबेस का नाम के आगे सिक्वल लगा होगा इसकी कोई जरूरी नहीं है बेटा, ये हमारे केसेस में ऐसा है। आपको डेटाबेस का नेम में हमेशा ऐसा नहीं मिलेगा, है ना। देखो अब ये डेटाबेस सेलेक्ट हो गया, तो किसी भी डेटाबेस सेलेक्ट है या नहीं कैसे पता चलता है, उसकी हाईलाइटेड देख के। तो आप यहाँ पे यूज, अब देखो हमने यहाँ पे लिखा यूज और डेटाबेस का नेम क्या है, सिक्वल स्टोर। तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस सेलेक्ट हो चुका है, देखिए देखिए हाईलाइटेड हो चुका है। अब इसके अंदर के सारे टेबल आपके लिए एक्सेसिबल है, मतलब आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये- हाँ नहीं, एक्चुअली वन मोर थिंग, सिक्वल जो आपका है इन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसमें कैपिटल और स्मॉल का कोई सेंस नहीं बनता बेटा आपका। तो आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, बोथ आर सिमिलर। इवन आप डेटाबेस के जो नेम है रियल में कैसे है, स्मॉल में, आप देख रहे हो लोअर केस में है, बट आप इसको कैपिटल में भी लिखेंगे तब भी पाइथन उसको क्या, सॉरी सिक्वल आपका क्या समझेगा, सिमिलर ही, क्योंकि ये इन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इन केस सेंसिटिव और केस सेंसिटिव में क्या डिफरेंस है, केस सेंसिटिव जो होते हैं अपर केस एंड लोअर केस दोनों को अलग अलग समझते हैं, और इन केस सेंसिटिव जो होते हैं दोनों को सेम समझते हैं। तो हमारा माई सिक्वल क्या है, इन केस सेंसिटिव है। समझ में आ रहा है सभी को। तो आप इसे कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, बोथ आर सिमिलर। अब देखो, अब मैं इसमें से किसी भी टेबल की डेटा लेट से शो करानी है अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो अब देखो बेटा, इसके बाद नया क्यूरी लिखनी है ना आपको, तो नया क्यूरी लिखने के लिए इस क्यूरी को आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो टर्मिनेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेमी कॉमन। क्या यूज करते हैं, सेमी कॉमन। अब इसके नीचे आके आप क्यूरी दूसरी लिख सकते हो या इस लाइन में भी लिख सकते हो। तो हम दूसरी लाइन में आए और लिखे सेलेक्ट। सेलेक्ट देखो यहाँ पे, सेलेक्ट इज व्हाट, इट इज अ स्टेटमेंट। सेलेक्ट जस्ट क्या है, कीवर्ड है, एक स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हम क्या सेलेक्ट करते हैं, कॉलम के नेम को। हम क्या सिलेक्ट करते हैं, कॉलम्स को। तो यदि हमने लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट स्टार मींस व्हाट, सेलेक्ट ऑल, मतलब आप कह रहे हो ऑल द कॉलम। तो सेलेक्ट ऑल द कॉलम, टेबल का नेम बताना पड़ेगा ना किस टेबल से, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आफ्टर फ्रॉम, कीवर्ड यूज करना है, सेलेक्ट ऑल द कॉलम फ्रॉम टेबल नेम। तो जिस टेबल से भी डेटा लानी हो, लेट से हमें कस्टमर टेबल से डेटा लानी है, सो वी नीड टू राइट हियर कस्टमर्स। समझ में आया आप सभी को। अब यहाँ पे कंट्रोल इंटर करो, देखो कस्टमर टेबल की सारी डेटा आ रही, जैसे आपको उसमें क्लिक करने पे आ रही थी उसी तरह से आ रही, देख रहे हो ना सभी लोग। अब लेट से बेटा प्रोडक्ट टेबल की डेटा एक्सेस करनी होती, तो प्रोडक्ट टेबल इसी डेटाबेस के अंदर है, तो हमें डेटाबेस अलग से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। तो टेबल का नेम क्या होगा बताओ, प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है ना। तो अब किसकी डेटा आ रही है, प्रोडक्ट टेबल। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप सभी को। अब एक चीज बताओ, यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे इन क्लाइंट्स टेबल की डेटा एक्सेस करनी, तो क्या करना पड़ेगा बताओ। उसके पहले बेटा ये चेक करिए कि क्या डेटाबेस सेलेक्टेड है या नहीं। तो सबसे पहले इसके डेटाबेस को सेलेक्ट करना होगा। तो डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे, जहाँ पे सिक्वल स्टोर लिखा है यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिक्वल इनवॉइस। नहीं, अब ये डेटाबेस सेलेक्ट हो गया। अब इस डेटाबेस के टेबल का नेम, तो टेबल का नेम क्या था, क्लाइंट। आ गया ना डेटा, नहीं क्या एरर आ रहा है, एरर पड़ी क्या लिख रहा है, सिक्वल स्टोर क्लाइंट्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अभी डेटाबेस का नेम सही नहीं था, इनवॉइस। देखिए यहाँ, देखो देखो आ गया ना क्लाइंट्स, ये डेटा किसकी है, क्लाइंट्स टेबल। समझ में आ रहा है सभी को। मैं वापस कस्टमर टेबल पे चलता हूँ, यहाँ तक समझाने के बाद मैं ये सब चीजें बेसिक लेवल पे आपको समझा रहा था, मैं वापस कस्टमर टेबल पे चलता हूँ। देखो देखो ये आ गया हमारा कस्टमर टेबल की सारी डेटा आपको व्यू हो रही है ना। एक चीज बताओ, एक चीज और बताता हूँ आपको। यदि एक बार आपने इस डेटाबेस को सेलेक्ट कर दिया ना, तो जितनी बार इस क्यूरी को बार बार रन कराने की जरूरत नहीं है आपको। इसको चाहो तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट कैसे करते हैं किसी भी क्यूरी को, तो उस क्यूरी के आगे जब हैज लगा दो तो कमेंट हो जाता है। या दूसरा तरीका है हाइफन हाइफन स्पेस। तो अब ये एक बार डेटाबेस सेलेक्टेड है ना, तो ये ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेगा कब तक, जब तक आप खुद से दूसरी डेटाबेस ना सेलेक्ट कर लो। ये क्यूरी में बार बार रन कराने की जरूरत है नहीं, एक बार सेलेक्ट कर लो बस, छोड़ दो उसे, और एक कमेंट कर लिया। तो दोनों तरीका, आप हैच भी लिख सकते हो या हाइफन हाइफन के बाद स्पेस देना। देखो बेटा हाई स्पेस जरूर देना है, ऐसे लिखोगे तो नहीं होगा, स्पेस जरूर देना है। अब ध्यान से देखें आप, तो ये हमारे कस्टमर टेबल की सारी डेटा आ रही है। इसको अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर यहाँ से भी लिख सकते हैं। अब बस स्टार की जगह पे आप कस्टमाइज व्यू में अपनी टेबल का नेम लिख सकते हो। लेट से हमें यहाँ पे कस्टमर आईडी चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई एम राइटिंग ये कस्टमर आईडी। अब जो जो कॉलम चाहिए, जैसे हमने लिखा सेलेक्ट कस्टमर आईडी, बर्थ डेट,
बर्थ डेट एंड पॉइंट्स। देखो ये 3 कॉलम हमने एक्सेस किया था, अब देखो कितने कॉलम आ रहे हैं, ओनली 3। देख रहे हो ना, ये क्यूरी करने का एडवांटेज। यदि हम स्टार लिखते तो क्या होता बेटा, सारे कॉलम आ जाते। और यदि आपने मैन्युअली 3 कॉलम का नेम दिया तो ओनली कितने कॉलम आ रहे हैं आपको, सिर्फ 3। समझ पा रहे हो आप सभी लोग या नहीं समझ पा रहे हैं? क्या ये क्लियर हुआ हम सभी को? अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे कस्टमर टेबल पे यदि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो कस्टमर की सारी डेटा आ गई। तो इसमें कोई ऑर्डर सीक्वेंस फॉलो करने की नीड नहीं है कि इस कस्टमर के बाद ही ये चाहिए। आप इसको कैसे भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे यूजर को यदि देखो, जैसे यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम पहले चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कस्टमर आईडी से पहले क्या लिख देंगे, फर्स्ट नेम। तभी सब बताओ सब लोग, सबसे फर्स्ट कॉलम कौन सा आएगा हमारे पास, फर्स्ट नेम। देखो यहाँ पे पहले क्या आ रहा है बेटा, फर्स्ट नेम। अच्छा इसको अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। सेम लाइन में भी लिख सकते हैं, अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड है। ऐसा कोई वो नहीं है रूल कि आप इसको अलग एक लाइन में ही लिख सकते हैं। देखो ये 3 कॉलम आ रहे हैं। अच्छा एक चीज और नोटिस करो बेटा, अब कस्टमर टेबल में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो अलग अलग कॉलम है। यहाँ पे देखो हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को, लेट से मैं चाहता हूँ कि दोनों को एक सिंगल कॉलम में करूँ, तो कैसे करोगे। देखो मैं चाहता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये कस्टमर आईडी के बाद फर्स्ट नेम चाहिए, तो कस्टमर आईडी के बाद यहाँ पे लिख दोगे फर्स्ट नेम, आ गया यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम। देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम आ गया, डन। और लास्ट नेम भी चाहिए था, तो फर्स्ट नेम के बाद आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, लास्ट नेम। देखो लास्ट नेम आ गया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपके सामने दिख गया। हर एक कॉलम के बाद यहाँ पे कॉमा देना मैंडेटरी। देखो बेटा कस्टमर आईडी के बाद हमने कॉमा दिया, फर्स्ट नेम के बाद कॉमा, इस तरह से बर्थ डेट के बाद कॉमा। अब देखो पॉइंट्स के बाद कॉमा नहीं दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली क्या है, फ्रॉम। तो जो लास्ट कॉलम होगा ना उसके बाद आपको कॉमा देने की जरूरत नहीं। समझ में आया सभी? तो स्टार के बाद ये लिख देंगी तो क्या होगा, सारे कॉलम तो आएंगे ही आएंगे, उसके बाद ये भी कॉलम आएंगे ना। यदि हमने स्टार लिखा मतलब क्या, ये स्टार भी आएगा और ये भी कॉलम आएंगे। और स्टार लिखने की जरूरत नहीं है ना बेटा, यदि आप स्टार के लिख रहे हैं तो देखिए सारे कॉलम भी हैं, उसके बाद ये भी कॉलम आ रहा है अननेसेसरी। तो स्टार लिखने की, स्टार तो तब, आप एक बार देखें एरर क्या आ रहा है नीचे। डेटाबेस सेलेक्ट नहीं कर रहा है ना आपने, यहाँ पे यूज ये बता रहा है, इसमें गलती कर रखा है आपने यहाँ पे। क्या नहीं आ रहा, तो आप टेबल का नेम सही करो, ये सही है टेबल का नेम, कॉलम का नेम सही है, देखें आप एरर पढ़ो बेटा, उसमें लिखा रहता है प्रॉपर, आप उस एरर को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ रहता है प्रॉपर तरीके से। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से ऐसा हटा दें इसको, ये जो 3 डॉट है इसमें से बीच वाले से आप हटा सकते हैं। यहाँ तक आया आपका, हो गया ना बेटा, आप सभी का हो गया, आप दोनों का घर पे कर लेना। देखो आप अब यहाँ पे नोटिस करो, बातें ना करें। देखो आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग कॉलम में है, मैं चाहता हूँ इन दोनों को एक सिंगल कॉलम में अरेंज करो। जैसे जनरली आपको नीड पड़ता ही है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग है, एक कॉलम में करना होता है, कभी कभी एक कॉलम में तो मुझे अलग अलग भी करना होता है ना रियल लाइफ में ये चीजें यूज करना। तो देखो आप फर्स्ट, रियल जो डेटा है वो ये है, इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग है, मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक सिंगल कॉलम में करूँ। तो यदि इस चीज को करने के लिए क्या यूज करते हैं, कॉन कैट। क्या यूज करते हैं बेटा, कॉन कॉनकैट। और कॉनकैट के अंदर जिन जिन को एक साथ करना है उनका नाम डाल दो। हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक जगह पे रखना था, तो हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब क्या क्या लिखा हमने, कस्टमर आईडी, कॉनकैट, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक सिंगल कॉलम के अंदर आ गया। फिर बर्थ डेट, फिर चौथा कॉलम कौन सा है, पॉइंट। तो अभी बताओ आप कितने कॉलम हम एक्सेस कर रहे हैं कस्टमर टेबल से, बताओ कस्टमर टेबल से कितने चेक कॉलम है, 5 का, 4 ना बेटा, एक, ये दोनों तो एक बन गए ना, कस्ट ये वाली, ये दोनों तो एक हो गए ना, ये तो 4 ही कॉलम एक्सेस कर रहे हो ना सिर्फ। तो आप यहाँ पे देखो 4 कॉलम आने लग गए। तो अब नोटिस करो यहाँ पे कि जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है ये ऐसे अटैच हो गए। आपने देखा होगा कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस होता है जनरली, है ना, ऐसा तो हम रख ही नहीं सकते। तो यदि स्पेस देना है, तो इन दोनों के बीच में फिर से स्पेस देके बेटा कॉमा दे दो ऐसे। यहाँ पे सिंगल कोड भी यूज कर सकते हो, यस, डबल कोट्स भी लिख सकते हैं। हाँ, ये सही है, उससे ज्यादा इजी है।
नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सेमी कॉमा भी देने की जरूरत नहीं है, ऐसे डायरेक्टली चल सकता है। देखो अब यहाँ पे नोटिस करो, कॉलम यहाँ पे देखो, दो डेटा के बीच में हमने हाइफन दिया, कुछ नहीं दोगे तो स्पेस रहेगा, देखो स्पेस आ रहा है, देखो है ना। बट यहाँ पे कॉलम का नेम देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, जो हमने एक्सप्रेशन दिया है। कॉलम का नेम कभी ऐसा सुना है आपने लिखा हुआ? कॉलम का नेम क्या होना चाहिए था, फुल नेम कर दिया कोई स्पेसिफिक कॉलम। तो कॉलम का नेम यदि आपको ठीक करना है तो यहाँ पे लिखते हो एज कीवर्ड, एज कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद कॉलम का नेम। तो कॉलम का नेम हम कुछ भी लिख सकते हैं, आई एम राइटिंग ए फुल नेम। तो आप लोग यहाँ तक पहुंचो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सब लोग यहाँ तक पहुंचे? बताओ। सब लोग यहाँ तक पहुंचे? हम लोग, मैं वेट कर रहा हूँ, सब लोग यहाँ तक पहुंचे। ये चीज बेटा रोज नहीं हो पाएगी, घर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या क्या फिर से, क्या कहने का निकला फिर से? हम्म। तेरा रहेगा। ये कॉलम का नेम है ना बेटा, बात क्यों करते हो इतना ज्यादा? फुल नेम में आप स्पेस नहीं रख सकते हैं, आप अंडरस्कोर रखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, स्पेस नहीं अलाउड है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे करें सब लोग, यहाँ तक अरे तो फिर आप तीनों अभी जल्दी चाहिए।
घर पर आने वालों में नहीं सही बात है। मैसेज करो आप, ये भी करो मैसेज आज। आप तो 31 के बाद आप लोग चले जाना, जिनका वो रहेगा वो करेंगे बस। मैसेज करना भाई साहब, इतना स्लो। साबुन पट्टी जल्दी दे दिया लो बेटा। अब डबल क्लिक डबल क्लिक करो आप इस पे। ये जो बच्चे ऐसे डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, ये दो दो बार बैच ले लिए हैं, इससे आप इनके चक्कर में मत पड़ो, आप सिर्फ पढ़ो अच्छे से। ये पढ़ रखे हैं पहले से, कभी इतने खुश है, समझ गए ना। इनको डांट दिया करो, बीच में डिस्टर्ब करेंगे क्लास में ऐसे। बस यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सब लोग कर लिए डन। ऑनलाइन में सभी लोग बेटा यहाँ तक पहुंच चुके हैं, मैं होप करता हूँ। आगे मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे सब, अब नोटिस करो एक पॉइंट कॉलम है हमारे पास, ध्यान से देखो बेटा, ये पॉइंट्स कॉलम। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो रिजल्ट जनरेट हो रहा है, ये रियल डेटाबेस में चेंज नहीं कर रहा है, ये जस्ट क्यूरी है। फिर से समझिएगा, रियल जो टेबल है वो अभी भी वैसा के वैसा ही है, देख रहे हो ना। ये जस्ट क्या है, हमारा क्यूरी, जैसा हमें रिजल्ट चाहिए वो अभी हम यहाँ से निकाल रहे हैं डेटा, समझ रहे हैं ना। बट ये डेटाबेस को चेंज नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि बस ये अब हमारे डेटाबेस के अंदर ओनली 4 कॉलम रह गए, नहीं। और ना तो अभी फर्स्ट नेम लास्ट नेम जगह पे है, तो बस आपके लिए डेटा जनरेट कर रहे हैं। अब लेट्स से हमें पॉइंट्स जो कॉलम, इसमें 10% इंक्रीमेंट करना है। लेट्स से कि ये जितने भी पॉइंट्स कॉलम है वैल्यू, सभी में मुझे 10% इंक्रीमेंट करना है। लेट्स से कैसे करेंगे, देखो धक्का मार गया पॉइंट्स। देखो पॉइंट्स में हमें 10% बढ़ाना है, तो पॉइंट्स प्लस पॉइंट्स का 10%, हमें में से किसी को कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। 10% को क्या हम 0.1 लिख सकते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे पॉइंट्स की वैल्यू तो पहले से थी, उसमें 10% बढ़ के 2500 हो गया, देखो है ना। 2200 था, 947 अभी हो गया 1041। यहाँ पे देखो सभी वैल्यू इंक्रीमेंट दिख रही कुछ ना कुछ, यस और नो। देखिए सब लोग बड़े हुए दिख रहे हैं, यस और नो बताया सब लोग, आ रहे बड़े हुए। इस कॉलम का नेम देखो अभी क्या है, एक्सप्रेशन। इस कॉलम का नेम हम पिक कर सकते हैं कैसे, एज कीवर्ड यूज करके। इसका नाम हमने रखा इंक्रीमेंटेड पॉइंट्स। आई एम राइटिंग हियर इंक्रीमेंटेड पॉइंट्स। देखो हमारे कॉलम कस्टमर आईडी, फुल नेम, बर्थ डेट, पॉइंट और इंक्रीमेंटेड पॉइंट, 4 कॉलम हैं। क्या आप यहाँ तक समझ पा रहे हो सब लोग। डन, सभी को क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन बेटा, वापस दूसरे टेबल में चलते हैं। इसको हमने वो किया, कमेंट कमेंट कैसे किया आप देखिए ना। कमेंट कैसे किया, पूरे को ऐसे सेलेक्ट किया हमने और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। अब मैं दूसरे टेबल पे चल रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे देखो हमारे पास एक और टेबल है, जिस टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर आइटम टेबल, दिख रहा है आपको। इस टेबल की डेटा लानी है, तो ये टेबल किस डेटाबेस के अंदर बताओ, SQL स्टोर के अंदर ही है। तो मैं डेटाबेस सेलेक्ट करने की जरूरत तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो अभी मुझे बताओ आप क्या होगा इसमें, ऑर्डर आइटम जो टेबल, उसके अंदर सारी डेटा आ गई, देखो आ गए ना हमारे पास, इस टेबल की सारी डेटा आपके सामने दिख रही है, यस और नो। सब लोग यहाँ पर पहुंच चुके होंगे हो सकता हूँ। अब इस टेबल में देखें आप, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस, दो अलग अलग कॉलम अवेलेबल है। इन दोनों का सभी का टोटल प्राइस अवेलेबल नहीं है, देख रहे हो ना। हर एक के रेस्पेक्ट में इंडिविजुअल ऑर्डर आईडी तो अवेलेबल है, बट इसके रेस्पेक्ट में टोटल प्राइस अवेलेबल नहीं है। नोटिस करें आप सभी लोग, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी और यूनिट प्राइस अवेलेबल है, बट हर एक ऑर्डर आईडी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे टोटल प्राइस अवेलेबल नहीं है। आप नोटिस करिए, यस है नहीं, यस और नो। तो क्या हम हर एक ऑर्डर आईडी के रेस्पेक्ट में टोटल प्राइस निकाल सकते हैं, कैसे, मल्टीप्लाई विद क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस। यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, दोनों वैल्यू को, तो क्या हम हर एक के रेस्पेक्ट में टोटल प्राइस निकाल लेंगे, यस और नो। बताओ समझ में यदि हमें देखो, जैसे ये ऑर्डर आईडी यहाँ पे दिख रहा है 27 अलग अलग है ना। यदि मैं आपसे कहूँ हर एक ऑर्डर के रेस्पेक्ट में टोटल प्राइस कितना है,
जैसे ऑर्डर आईडी 1 से कितनी पेमेंट लेनी है तो कैसे निकालोगे मल्टीप्लाइड विद दिस वन, एक करना पड़ेगा ना। तो अब देखो सारे कॉलम तो चाहिए, तो मुझे सारे कॉलम तो एडिटिव चाहिए, उसके साथ एक और कॉलम चाहिए क्या टोटल प्राइस नेम से। तो सारे कॉलम के लिए हम मैन्युअली लिखने से बेटर है कि स्टार लगा दूं। तो स्टार कितने कॉलम पहले से वहां पे एक नया कॉलम और चाहिए, तो हमें क्या लिख सकते हैं यहाँ पे यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड विथ क्वांटिटी। ये सब अब यहाँ पे देखो यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड विथ क्वांटिटी, इस कॉलम का नेम क्या हो जाएगा एज टोटल प्राइस, यही ना। इस कॉलम को एक साथ भी लिख, दो अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हो, एक लाइन में भी लिख सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। देखिए आगे टोटल प्राइस यहाँ पे नोटिस करें, देख रहे हो सभी लोग यहाँ पे नोटिस करिए, सभी का आगे सब लोग स्टार के बाद हमने लिखा कॉमा दिया है, यहाँ पे ध्यान से दिया स्टार के बाद। तो एक तो स्टार मतलब सारे कॉलम जो पहले से थे वो, और एक नया कॉलम डन और नॉट डन। अब आप लोग एक क्वेश्चन करो मेरा, सभी लोग करो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि यूनिट प्राइस में 10% बढ़ा दो फिर टोटल प्राइस, मतलब पहले यूनिट प्राइस में 10% करिए फिर उसका टोटल प्राइस निकालिए, करिए तो सब लोग करिए। तो पहले बेटा यूनिट प्राइस का 10% ऐड करो यूनिट प्राइस में, फिर उसमें क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराओ, करिए तो सब लोग। क्वेश्चन है आप सभी का हुआ, आपका नहीं हुआ, रुक जाओ उसको स्टॉप फिर से स्टार्ट करो क्लोज कर। नहीं आप तब चलने दो, आपका बेटा कहाँ तक पहुंचे, हो गया ना, ठीक है इंस्टॉल करिए। तो क्या इसके लिए यही लिखना पड़ेगा ना कि 10% बढ़ाना था तो यूनिट प्राइस में 10%, तो यूनिट प्राइस जो वैल्यू है उसमें कितना परसेंट बढ़ाना बेटा, यूनिट प्राइस प्लस यूनिट प्राइस का 10%, वी कैन राइट हियर 0.1, तो क्या 10% इंक्रीमेंट हो गया कि प्रॉब्लम। तो अभी तो सिर्फ हमने क्या किया, यूनिट प्राइस में 10% का इंक्रीमेंट किया, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे क्वांटिटी, तब नहीं देंगे टोटल प्राइस। तो अब नाउ देयर इज अ थिंग हियर कि अब देखो बेटा यदि यहाँ भी मल्टीप्लाइड विद क्वांटिटी कर दी, यही करना पड़ेगा ना, आप सभी लोग बताएं। तो अभी यहाँ पे कितने ऑपरेटर यूज हो रहे हैं बताओ, प्लस मल्टीप्लाई दो ऑपरेटर, और यहाँ पे हमें सबसे पहले किसका काम करवाना है, इसका ना। बॉन्ड में फॉलो करना है ना, तो जो काम पहले टास्क करवाना है उसको कहाँ पे डाल दो, ब्रैकेट के अंदर। तो मैंने क्या किया, इसको ब्रैकेट के अंदर रखा, इससे क्या होगा कि पहले यूनिट प्राइस में 10% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर जो वैल्यू बनेगी उससे क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होगा, ये सब समझ में आया सभी को। और एक नया पॉइंट, एक नया कॉलम मतलब कर सकते हैं ना, नया कॉलम तो बनाया है हमने। देखो देखो पहले इसकी प्राइस इतनी थी, 10% ऐड करने के बाद इसकी प्राइस इतनी हो गई, समझ में आया सभी को। यूनिट प्राइस में 10%, यूनिट प्राइस जो थी उसमें यूनिट प्राइस का 10%, तभी पड़ेगा जैसे 10 रुपया का 10% ऐड करोगे तब नहीं क्या होगा, उसमें फिर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तब तो टोटल प्राइस निकलेगा, है ना, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव तो मेन यही था निकालना टोटल प्राइस, बट 10% बढ़ा के। हाँ बताइए यस। अभी प्रॉब्लम है बेटा जो सभी लोग नोटिस करिए, यहाँ पे नोटिस करो आपके डेसिमल के बाद कहीं 3 डिजिट कहीं 4 डिजिट कहीं 2 डिजिट अलग अलग डिजिट्स हैं, बट एक्चुअली में होना क्या चाहिए, डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स को अलाउड होते हैं, यस और नो। तो हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा ना, देयर इज आल्सो अ प्रॉब्लम, क्या आप ये चीज समझ पा रहे हो, एक्चुअली ये प्रॉब्लम है या नहीं। आप देखिए होगा डेसिमल के बाद इंडिया में यदि बात करें तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होते हैं, आपने सॉल्यूशन करने लगा नहीं चला, हो गया ना प्रॉब्लम, कर लेना घर पे आप जाके। तो अब देखो इसको फिक्स करना, तो इसको फिक्स किसको करना है, ये वाली वैल्यू को ना। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, राउंड फंक्शन, क्या यूज करते हैं, राउंड। राउंड के थ्रू आप किसी वैल्यू को फिक्स कर सकते हो। जैसे लेट से पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर हम आपको बात करते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे दिया राउंड के अंदर एक वैल्यू, ध्यान से देखना, मैं एक राउंड फंक्शन यूज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे सब लोग देखना नोटिस करना, राउंड के अंदर हमें एक वैल्यू दी है 123.455। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, इसमें मल्टीपल डिजिट्स है, और मैंने कहा कि नहीं मुझे डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए, वाले 2 डिजिट्स। तो इसमें बेटा हर जगह देखो आप डेसिमल के बाद हर जगह कितने डिजिट आ रहे हैं, देखो आप आ रहे हैं 2 डिजिट। इसी तरह से ये जो वैल्यू है ये क्या हमारा यही तो वैल्यू है, यस और नो। तो इस पूरे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए किया, ऐसे नहीं करना था हमें, सिर्फ यहाँ पे देखो इस पूरे को राउंड फंक्शन के अंदर डाल दो, राउंड, हमने राउंड के अंदर इस पूरे फार्मूले को लगा दिया, और ये फार्मूला यहाँ तक एक नया वैल्यू जनरेट कर रहा होगा। देखो जैसे ये फार्मूला जो है क्वांटिटी इनटू यहाँ तक की जो वैल्यू है क्या कैलकुलेट किया, 16.456 है ना,
इसको इसमें मुझे कितना डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद कितने डिजिट रखने थे, 2 डिजिट। तो यहाँ पे फिर से समझिएगा, यहाँ पे नोटिस करिएगा, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है बेटा, ध्यान से देखिए, ये एक्सप्रेशन जो यहाँ से यहाँ तक का है, नोटिस करिए, यहाँ से यहाँ तक का जो एक्सप्रेशन है, ये क्या कैलकुलेट कर रहा है, एक एक वैल्यू को। तो मैंने इस एक्सप्रेशन को दिया राउंड के अंदर, तो इसमें से मैंने फिक्स किया कि डेसिमल के बाद मुझे कितने डिजिट चाहिए। तो आप देखना यहाँ पे जितने भी वैल्यू होंगे, एक नया कॉलम जो बनेगा, उन सभी में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स रहेंगे, ओनली 2 डिजिट्स। तो आप देख रहे हैं सब लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, क्यूरी को रन कराएं और यहाँ पे देखें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, आप देख सकते हो, किसी में भी 2 डिजिट से ज्यादा नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 के जगह पे यदि मैं 1 कर दूं तो क्या होगा बताओ आप, डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट। देखो आप ध्यान से देखो, डेसिमल के बाद 1 डिजिट दिख रहे हैं आप सभी को। देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं सब लोग, ये सो हाँ, नहीं लगाएंगे, 1 नहीं लगाएंगे, 0 लिखना पड़ेगा ना, 0 लगाओगे तो डेसिमल के बाद नो एनी डिजिट्स, यदि 0 लगा दोगे तो अब तक डेसिमल नो एनी डिजिट्स। बट राउंड ऑफ होगा, आप जानते हो राउंड ऑफ कैसे काम करता है, 0.5 से लोअर वैल्यू को लोअर, और 0.5 से 0.5 से ही अपर वैल्यू को सील वैल्यू लेता है। नहीं तो उस यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद कोई डिजिट दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे, समझ में आ गया होगा, करता हूँ यहाँ तक नहीं। तो आज हमने बेसिक पैरामीटर के यहाँ पे आज की काम को करके दिखाया मैंने आज की क्लास में, है ना। तो आज की क्लास में हमने 2-3 चीजें देखा जो आपके लिए यह विषय होगा। क्या हम लोग यहाँ तक अपने घर पे बैठ कर आराम से कर पाएंगे प्रैक्टिस के लिए, यदि मैं आपको एक रिकॉर्डिंग शेयर कर दूं तो आप ये सारे टास्क कर पाओगे ना आराम से सॉल्व। आप आप घर पे जाना, और अब एक काम करना, किसी वॉइस तरह से आके म्यूट कर लें, शांत शोर म्यूट कर लो बेटा, अजीब सी वॉइस आ रही है। एक चीज और देखना, घर पे जाके आपको उस मेथड की बात करें, आप घर जाके एक काम करिएगा, जैसे यूनिट प्राइस में 10% का डिक्रीमेंट करके कैलकुलेट कर लेना, 50% डिस्काउंट देके कर देना, आप अपने खुद से क्यूरियोसिटी के भी यहाँ पे कर लेना। पॉइंट्स में जैसे 10%, जैसे पॉइंट्स है तो पॉइंट्स को 20% माइनस करने के बाद फिर क्या आ रहा है पॉइंट, जैसे अभी 10% आया, उसका सब 20% माइनस करके देख लीजिएगा, तो ये सारी बेसिक चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। उसी तरह से पॉइंट का 20% माइनस करना था, पॉइंट माइनस पॉइंट का 20%, समझ में आया सबको। फिर मैं ये देखो, ये जो क्यूरी मैंने राइट किया था ये आपके सामने ग्रुप में भेज भी देता हूँ, और ये घर पे बैठ के जरूर कर लेना आप सब लोग को, मतलब इंपॉर्टेंट है ये। देखो अच्छी बता देता हूँ मैं आपको, यदि आप मेरे साथ प्रैक्टिस